सो 26 मई को जो हमारा एडवांस का पेपर हुआ है उसमें केमिस्ट्री कैसी आई है उसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इसकी बात करते हैं कि पेपर 1 जो था वो पेपर 1 टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड था। टोटल 17 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के। तो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 1 और सेक्शन 2 देखेंगे। अगली वीडियो में सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 देख लेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 1 में आपके पास कितने हैं? 4 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन देखिए, ये स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 10 ग्राम आपके पास आइडियल गैस है, उसको आपने 300 केल्विन पे डाला हुआ है, ठीक है, और उसका प्रेशर कितना है? 2 atm। साथ में दिया हुआ है कि अगर हमने 80 ग्राम और ऐड कर दिया तो प्रेशर बन गया 6 atm, ठीक है। तो निकालना क्या है हमें? निकालना है मुझे VRMS की रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखिए बड़ी आसान चीज़ है कि आप पहले वेट ऑफ x लिख लीजिए, 10 ग्राम है। प्रेशर ऑफ x कितना था? पहले से 2 atm था, ठीक है। आपने 80 बाद में ऐड किया है तो वेट ऑफ y क्या है? y 80 हो गया, लेकिन जो प्रेशर होगा वो कितना करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा। पहले कितना था? 2 था, अब कितना है? 6 है। इसका मतलब जो एडिशनल प्रेशर ऐड हुआ है वो y का होगा। तो 6 में से आपने 2 माइनस कर लिया, आपका 4 atm क्या आ गया? प्रेशर आ गया, ठीक है। इतना आपके पास हो गया, W और P मिल गया। तो हमें पता होना चाहिए VRMS का फार्मूला, ये होता है अपना VRMS फार्मूला √3RT/m। यहाँ से हम देख सकते हैं कि VRMS ऑफ x अपॉन में VRMS ऑफ y विल बी इक्वल टू √my/mx, ठीक है, बिकॉज कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अल्टीमेटली मुझे my और mx चाहिए, और my mx को मुझे कैसे निकालना पड़ेगा? हम निकाल सकते हैं उसको p और वेट के टर्म में, बिकॉज हमारे पास केवल वेट है और केवल क्या है? p है। अब वेट और p कहाँ से लाएंगे? तो बड़ी आसान बात है, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT हम जानते हैं। PV = nRT को आप x और y के टर्म में लिख लेंगे तो क्या बन जाएगा? Px × V = क्या बन जाएगा? WX/mx × RT। n क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, तो उसको हमने लिख दिया है W/m, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे mx का निकालते हैं कि mx क्या हो जाएगा। mx यहाँ पे अगर पहुँचाएंगे इस साइड तो w ऊपर रहेगा और p कहाँ पहुँच जाएगा? नीचे पहुँच जाएगा। यानी कि mx प्रोपोर्शनल टू what? WX/में px। ऐसे ही my क्या बन गया? WY/में py। तो हमने बेसिकली mx और my को निकाल लिया w और p के टर्म्स में, बिकॉज मेरे पास क्या था? मेरे पास w और m था, ठीक है, w और p। अब देखिए उसी इक्वेशन में w और p की वैल्यू हमने पुट कर दी है, ठीक है। जैसे ही उसकी वैल्यू पुट करी हमारा आंसर आ गया 2:1। 2:1 कहाँ पे लिखा हुआ है? 2:1 लिखा हुआ है D आंसर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमें बतानी है किसकी? नाइट्रस एसिड की। देखिए P ब्लॉक में हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि जब भी हमें डिस्प्रोपोर्शनेशन करना होता है, इसका मतलब होता है कि आपको उसी सब्सटेंस का करना है ऑक्सीडेशन और उसी का करना है रिडक्शन, ठीक है। नाइट्रस एसिड का मतलब होता है HNO2। HNO2 अगर ध्यान से देखिए आप तो N कितना होता है? +3। इसका मतलब हुआ कि +3 वाले का हमें करना है ऑक्सीडेशन और इसी का करना है रिडक्शन। तो आसान रिएक्शन है, बिल्कुल कॉपी की रिएक्शन होती है, हम लोग पढ़ते हैं। तो HNO2 को हम जब तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? HNO3 बन जाएगा, बिकॉज हमने क्या किया? इसका ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन करेंगे तो हमने क्या कर दिया? 3 का 2 कर दिया, ठीक है। अब आसान बात है कि HNO3 जो होता है एसिड है, एसिड विद विद वाटर क्या करेगा? H3O पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है। हम पढ़ते ही हैं क्लास 10th में तो कि एसिड क्या करेगा? H+ आयन देगा। तो H3O पॉजिटिव बन गया और NO3- बन गया। तो बेसिकली NO, H3O पॉजिटिव और NO3-, ये 3 हमारे आंसर हैं। ये 3 कहाँ लिखे हुए हैं? NO, NO3- है और H3O पॉजिटिव, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है एस्पार्टेम। देखिए एक चैप्टर हमारा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। NCERT उसकी केवल पढ़नी होती है, बिकॉज उसको कोई अलग से कुछ आता नहीं है। NCERT में उसके में 12 या 15 आपको स्ट्रक्चर दिए हैं ड्रग्स के और कुछ कंपाउंड्स के। बड़ी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन आपको वही 12-15 स्ट्रक्चर याद करनी होती है। हर बार एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, बिल्कुल आराम से हो जाता है। फिर से सेम आया है एस्पार्टेम उसमें साफ साफ बना हुआ है NCERT के बुक में। एस्पार्टेम की स्ट्रक्चर बनी हुई है और डायरेक्टली वही पूछी हुई है कि एस्पार्टेम की स्ट्रक्चर क्या होगी। ऑप्शन इसका बी है, NCERT में साफ साफ बनी हुई है, ठीक है। आपको सीधा याद करना होता है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का चैप्टर है। वो कह रहे हैं कि आपको बताना है किसमें पहले वाले सेट में GI पॉसिबल है और दूसरे वाले में आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो देखिए आयोनाइजेशन वाला पहचानना बड़ा आसान है। आयोनाइज क्या होता है? यानी कि आप अगर उन कंपाउंड्स को आयोनाइज करेंगे तो डिफरेंट टाइप के आपके आयंस मिलने चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर जो इसमें आएगा वो सी वाला आ जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए भाई इसमें, अभी मैं बताऊंगा कैसे आया ये। तो सी वाले में देखिए ध्यान से कि आपका बाहर क्या है? SO4, और अब की क्या पहुँच गया? SO4 अंदर पहुँच गया, Cl बाहर आ गया।
तो इसको आयोनाइज़ करेंगे दूसरे वाले को तो क्या मिलेगा आपको Cl-, और आपने पहले वाले को आयोनाइज़ किया तो क्या मिल जाएगा आपको SO4-2, यानी कि आपको डिफरेंट कंपाउंड आयन मिल रहे हैं, ठीक है, एनाइज पे। तो इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ये तो आसान होती है, लेकिन अच्छी चीज़ होती है GI। अब GI की हमने ट्रिक सिखाते हैं हम लोग, जानती होगी आप लोग, आपने अगर पढ़ा होगा तो GI की 12 बहुत अच्छी ट्रिक होती हैं कि आप कितने नंबर ऑफ़ GI बना सकते हैं इन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो देखिए ट्रिक बताएंगे, हालांकि पहले मैंने आपको बना के दिखा दिया है कि इसमें फैक और मर 2 टाइप के इस टाइप से हमारे होते हैं, लेकिन इसकी ट्रिक नीचे लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ट्रिक हमारी ये होती है कि जैसे आपके पास Ma3B3 टाइप का है, ए क्या है कोई लिगैंड है, बी क्या है कोई लिगैंड है, और 3 है, ठीक है, जैसे कि हमारा था अभी MnH3 थ्राइज और NO2 थ्राइज, 3 बार NH3 है, 3 बार क्या है NO2 है। तो आपको क्या करना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जानते ही हैं कि आपको सेट बनाने हैं। तो देखिए A3B3 का मतलब क्या हुआ, आपका A बन सकता है सेट, AB बन सकता है, B बन सकता है। एक तो आपने ये बना लिया, दूसरा आपने बना लिया AB, यानी A के सामने B, A के सामने B, A के सामने B। तो आपके ये 2 ही सेट बन सकते हैं, इसके अलावा आप कैसा भी सेट ट्राई करेंगे आपसे बनेगा ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ट्राई भी करता है कि लाओ सर मैं एक काम कर दे रहा, A के सामने B कर दे रहा, फिर मैं A के सामने A कर दे रहा, फिर मैं B के सामने B कर दे रहा, ऐसा कुछ करने का ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी दिक्कत क्या हो गई, ये दोनों सेम आ गए, सेम नहीं आ सकते, ठीक है। क्या और क्या कर सकते हैं आप, कोई ये कर सकता है आपका कि A के सामने A कर दिया, A के सामने B कर दिया, ऑलरेडी बना हुआ ये वाला तो, ठीक है। और आपने मान लो A के सामने B कर दिया तो आपके A 4 हो गए। तो ऑब्वियसली कुल मिला के आप कुछ भी कर लेंगे, कैसा भी तरीका बनाएंगे आपका यही 2 बन सकते हैं, ठीक है। आप बना के देखो कैसे भी, आपके यही 2 बनेंगे, ठीक है, टोटल। इसका मतलब ये होता है कि आप 2 ही सेट बना पाएंगे, इसका मतलब क्या होता है GI आपके टोटल 2 बन सकते हैं, ठीक है। भाई कोई कुछ भी अपना दिमाग लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सेट देखना, इन 2 के अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपके टोटल 2 इसके GI होते हैं, इसीलिए हमारा वो वाला आंसर होता है, ठीक है, C वाला, कि इसमें आपके 2 ये वाले जो GI होते हैं फैक और मर। ये कब ट्रिक लगती है, जब आपके सारे कैसे हो मोनोडेंटेड लिगैंड हो, यानी कि एक वाले। बाईडेंटेड में क्या होता है, सिस ट्रांस होता है, तो आसान है, सामने सामने क्या हो जाएगा सिस, और अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा ट्रांस, ठीक है। तो सिस ट्रांस आपका बन गया। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट कि इनमें से आपको पहचानना है कौन से स्टेटमेंट हमारे सही है, कौन से स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान रहता है ये। पहला लिखा हुआ है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने रूल आउट कर दिया एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ। तो देखिए आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब आया था तो उसने बोहर का मॉडल था उसको गलत साबित कर दिया था। कैसे किया था, जैसे बहुत आसान बात है कि एक हमारे न्यूक्लियस है और कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि अगर मैं इसकी पोजीशन को डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ तो इसको देखने के लिए इस पर हम एक छोटा सा वेवलेंथ का लाइट डालेंगे, और छोटी सी वेवलेंथ का अगर लाइट डालेंगे यानी कि लैम्डा बहुत छोटा होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि हम इस पर हाई एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो अगर इतनी ज़्यादा एनर्जी का फोटोन इस पर आगे टक्कर मारेगा तो ये अपने पाथ से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। इसका मतलब एक ना एक चीज़ में अनसर्टेनिटी रहेगी, पोजीशन में या फिर मोमेंटम में। यही लाइन थी और यही इसका था एक्सप्लेनेशन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो बेसिकली ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ का रूल जो है वो उसको हटा दिया था। तो आपका पहला तो पक्का स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एनर्जी जो 2s की होती है वो कम होती है और जितना हम दूर जाएंगे उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये भी बिल्कुल आसान बात है, आप जानते होंगे कि जितना पास में होती है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, ठीक है। और जितना हम दूर जाते जाएंगे उतनी एनर्जी क्या है, बढ़ती जाती है। कैसे पता है आपको, बड़े आसान चीज़ है कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी जो होती है वो क्या होता है, दूर जाके बढ़ती है। आप अगर ऐसे ना याद कर पाओ तो आप वाव आपको पता होगा। आप वाव रूल क्या होता है कि सब सेल्स के एनर्जी के बढ़ते हुए सीक्वेंस में ही क्या है हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो 1s की सबसे कम एनर्जी हुई, 2s की उससे ज़्यादा, 2p की उससे ज़्यादा। बेसिकली n+l रूल से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो दूसरी बात भी हमारी बिल्कुल क्या है, सही है। तीसरी बात जो है वो लिखा हुआ है कि बोहर का मॉडल जो है उसने बताया मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू जो होती है वो n=1 की है। मोस्ट नेगेटिव, अब आपको याद होगा अच्छे से कि न्यूक्लियस के पास जो पहला हमारी शेल होती है उसकी कितनी होती है, -13.6 होती है। दूसरे आगे है बढ़ती जाती है -13.6 से। हम क्या करेंगे, -13.6 इंटू Z²/n²। ये हमारा क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है। n=2 में यहाँ पे 2² कर देंगे तो कुछ वैल्यू और क्या हो जाएगी, नेगेटिव में वैल्यू हम बोलेंगे बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली -13.6 क्या है, सबसे कम। उसके बाद बढ़ती रहेगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि n=1 जो है उसकी मोस्ट नेगेटिव एनर्जी होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि n क्या है,
प्रोपोर्शनल वो इन्वर्सली है, इसका मतलब क्या हुआ, लगातार आपकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव में आप बोल सकते हो बढ़ती जाएगी, है कि नहीं, -13.6 आएगी। उसके बाद आप 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या है कि सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू क्या है, n=1 में ही आ सकती है। तो आपका सी वाला भी क्या हो गया, आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप देखिए डी वाला कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होती है, तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है उसमें क्या आता है, उसमें आता है v आता है z/n। अगर आपको पता है यहाँ पे लिखते हैं v0 जो भी वैल्यू होगी और z/n। ठीक है, यानी कि n के इन्वर्सली हुई, तो n के इन्वर्सली हुई और पॉजिटिव वैल्यू है बिकॉज मैग्नीट्यूड बोला हुआ है साफ साफ उसने। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि n की वैल्यू बढ़ने पे v कम होना चाहिए, क्योंकि n कैसा है, इन्वर्सली है v के, v प्रोपोर्शनल टू 1/n है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंक्रीज़ विद इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, गलत हो गया। तो आपका ए सही है, बी सही है और सी सही है। नेक्स्ट आपका आता है 6 क्वेश्चन नंबर, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और लंबा भी क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको हम बोलते थे क्यूमीन। ठीक है, उसमें O2 की हमारी रिएक्शन हुई है, H3O पॉजिटिव है। बिल्कुल आपको देख के पल्ले पड़ जाएगा कि ये रिएक्शन हमारी NCERT की रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है और आगे भी आती रहेगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसे बोलते हैं क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, अब होता क्या है, इस क्यूमीन पे हम डालते हैं O2S। O2 क्या करती है, O2 करती है इंसर्शन, यानी C और H के बीच में आके घुस गई। ठीक है, उसके बाद जब हम इसका करते हैं एसिडिफाइड हाइड्रेशन करते हैं H3O पॉजिटिव प्रेजेंस में, तो क्या हो जाता है, हमारी फिनॉल बन जाता है और हमारा बन जाता है एसीटोन। ये हमारे अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में फिनॉल की प्रॉपर्टीज, फिनॉल की प्रिपरेशन में सबसे ऊपर लिखी हुई है, NCERT की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ तक तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बोला हुआ है, इन्होंने कहा है कि जो रिएक्शन ऑफ पी, देखो फिनॉल एंड बाई प्रोडक्ट पी, यानी फिनॉल के बाद क्या बना था, एसीटोन बना था। तो रिएक्शन ऑफ पी विद 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2, यानी कि आपको एसीटोन में रिएक्शन करनी है किसकी, 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2। तो ये आपकी एक्स्ट्रा रिएक्शन है। अब देखो भाई, पी में हमने क्या करा, 3 इक्विवेलेंट डाल दिए, Cl2 डाल दिए। ठीक है, क्या होगा, ऑब्वियसली एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं, ये क्या होते हैं, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, ये निकल जाएंगे और हमारा क्या है, Cl आ जाएगा। ये हमने कहाँ पढ़ा था, अगर आपको याद हो, आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन जो होती है, आयोडोफॉर्म की बनाना। ठीक है, आयोडोफॉर्म की मैकेनिज्म में हम ये काम करते हैं। खैर, तो आपका CCl3 बन गया और लास्ट में हम क्या करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस लेके आएंगे। बिल्कुल आपने जैसे आयोडोफॉर्म बनाया था ऐसे ही आपने क्या बना दिया, अब क्लोरोफॉर्म बना दिया। तो आपको आयोडोफॉर्म की मैकेनिज्म अगर याद है तो आपको आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें P मिल गया, देखो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। हमें ये 4 कंपाउंड पहले ढूंढने होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें PQRS का यूज हुआ है। ठीक है, अब हमें 4 डिफरेंट रिएक्शंस को देखना पड़ेगा और बड़ा आसान है, सब बिल्कुल NCERT की लाइन छपी हुई आई है। ठीक है, पहला आपका लिखा हुआ है कि रिएक्शन ऑफ P एंड R से एक कंपाउंड बनता है। देखो भाई, आपने पढ़ा होगा ये पक्का कि क्लोरोफॉर्म जो होता है विद एसीटोन, ये क्लोरोफॉर्म है, ये एसीटोन है। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिलकर क्या बनाता है, क्लोरीटोन बनाता है। कैसे बनाता है, बड़ा आसान तरीका है, CaCl3 है, उसमें H+ तोड़ दिया और CCl3 नेगेटिव तोड़ दिया, H+ पहुँच गया O के पास, CCl3 पहुँच गया C के पास, क्या बन गया, क्लोरीटोन। तो बिल्कुल NCERT की लाइन लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, क्लोरीटोन बनता है। तो पहला क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि रिएक्शन ऑफ R विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो R मतलब क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की O2 से रिएक्शन। एक लाइन आपने पढ़ी भी होगी कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क बॉटल्स में रखते हैं। क्यों रखते हैं डार्क बॉटल्स में, क्योंकि जिससे कि उस पर सनलाइट ना पड़े और उसमें क्या है, O2 गैस आराम से नहीं पहुंच पाए। क्या हो जाएगा, अगर क्लोरोफॉर्म के पास ये O2 और H पहुंच जाएगा, इसका मतलब होता है कि वो एक पॉइजनस गैस, फॉस्जीन गैस बन जाती है। ठीक है, ये हम पढ़ते भी हैं इसमें हैलोजन डेरिवेटिव में। तो फॉस्जीन गैस बन जाएगी, यानी कि आपका दूसरा भी पक्का सही लिखा हुआ है स्टेटमेंट। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि Q की रिएक्शन एक्वस NaOH से करेंगे। तो इन्होंने इसमें कर दिया है, पता क्या, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है आप पढ़ लेना पीछे करके, उसमें इन्होंने कहा है कि कैनिज़ारो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब बताइए, क्या यहाँ पे कैनिज़ारो हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, कैनिज़ारो होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि कैनिज़ारो रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो सकती है। तो एक्वस NaOH से वही रिएक्शन होगी हमारी आयोडोफॉर्म वाली, जैसे क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और हमारा कैल्शियम सॉल्ट बन जाता है, यानी कि सोडियम सॉल्ट। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरे में रिएक्शन ये वाली होनी चाहिए और उन्होंने बना दिया है कैनिज़ारो रिएक्शन, जो कि हो नहीं सकती। डी वाले में लिखा हुआ है S ऑन हीटिंग गिव्स P। ये हमने पढ़ा होगा कार्बोनाइल कंपाउंड में कीटोन की प्रिपरेशन में, जो कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं उनमें इस तरीके से देखो, ये कैल्शियम बना हुआ है, हीटिंग पे क्या होता है, हीटिंग पे ये ऐसे पूरा CaCO3 बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या है CH3COCH3, ये क्या बन गया, हमारा कीटोन बन गया। तो CH3COCH3 बन गया, कीटोन बन गया, यानी कि हमारा क्या हो गया,
प्रिपरेशन ऑफ कीटोन हो गया, और यही इन्होंने लिखा हुआ है कि S ऑन हीटिंग गिव्स P, बिल्कुल सही बात है। तो A सही है, B सही है और आपका D सही है। सेक्शन बी में लास्ट क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये तो आ गया कि ऑक्टेट रूल कहाँ कहाँ कम से कम फॉलो हो रहा है। तो आपको बेसिकली बताना है कहाँ कहाँ ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। देखो भाई, CO2 फॉलो कर रहा है, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। C2H4 फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। HCl फॉलो कर रहा है, NO नहीं कर रहा, तो काट दिया। यहाँ पे कम से कम 3 फॉलो कर रहे हैं। इसमें दिखाने से O3 फॉलो कर रहा है, HCl फॉलो कर रहा है, NO2 नहीं कर रहा, H2SO4 नहीं कर रहा। यहाँ 2 कर रहे हैं फॉलो, यहाँ 3 कर रहे हैं फॉलो। आगे देखो भाई BCl3 वाले में, इसमें BCl3 नहीं कर रहा, NO नहीं कर रहा, NO2 नहीं कर रहा, H2SO4 नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई नहीं कर रहा। एक और देखो भाई, इसमें दोबारा CO2 कर रहा है, BCl3 नहीं कर रहा, O3 कर रहा है, C2H4 कर रहा है। कितने हुए? 3। इन्होंने कहा एटलीस्ट 3, यानी कि A सही है और आपका D सही है। इस टाइप से आपका सेक्शन A और सेक्शन B कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्शन C और सेक्शन D के बारे में।